हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज द ग्राइंड के क्वालिफायर्स ब्रेकडाउन पे। मैं हूं आपका होस्ट जिशान के मेजी और हम यहां पे बात कर रहे होंगे कुछ टीम्स की जो 32वें स्थान पे काबिज थे तीसरे दिन तक, बट चौथे दिन जिस तरीके से उनका कमबैक आया, सीधा अपने आप को टॉप 16 के अंदर उन्होंने प्लेस कराया। हमारे पास 3 ऐसी टीमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है हाइड्रा ऑफिशियल की स्क्वाड, दूसरी स्क्वाड आती है रेवरेंट की स्क्वाड और तीसरी गॉडलाइक की स्क्वाड है, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने आप को चौथे दिन पे पहुंचाया है टॉप 16 के अंदर। अगर हम शुरुआत करें हाइड्रा ऑफिशियल से, तो मुझे लगता है 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने आप को टॉप 5 तक तो पहुंचाया, बट विनर चिकन डिनर तक वो नहीं पहुंच पाए और वहीं के वहीं खत्म हो गए। बट हमने आखिरी दिन पे देखा कि फाइनली उनका एक बढ़िया विनर चिकन डिनर हमें देखने को मिला। सैनहॉक का वो मैच था जिसपे उन्होंने विनर चिकन डिनर निकाला। वहीं पे अगर हम दूसरी टीम रेवेनेंट की बात करें तो दूसरे दिन के अंत तक वो 24 के बाहर थे और आखिरी दिन पे 2 बैक टू बैक ना सही बट कम से कम विनर चिकन डिनर जरूर निकाला और अपने आप को टॉप 16 के अंदर बड़े ही आसानी से निकाला। और अब तीसरी टीम की बात करेंगे गॉडलाइक की स्क्वाड, जिनका धमाकेदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला और इस पूरे द ग्राइंड क्वालिफायर्स में मैक्सिमम फिनिशेस निकालने का खिताब भी उनके पास ही है। वो मिरामार का 21 फिनिशेस और जोनाथन का वो 10 फिनिशेस आप कैसे भूल सकते हैं। और आप कैसे भूल सकते हैं जो टीम एक टाइम पे 32वें स्थान पे थी, वो सडनली इतना ज्यादा कमबैक करती है कि सीधा अपने आप को टॉप 8 के अंदर पहुंचाती है। अब चलते हैं, बात करते हैं अपने सबसे पहले ब्रेकडाउन पे, जो कि होने वाली है हाइड्रा ऑफिशियल की। चलिए अब इस फाइट का ब्रेकडाउन करते हैं, जहां पे हमने टीम एक्सपार्क, टीएसएम और हाइड्रा ऑफिशियल को भिड़ते हुए देखा था। बहुत ज्यादा कॉमन इलाका रहता है ये कैंप अल्फा का, जहां पे टीम एक्सपार्क, टीएसएम दोनों आना पसंद करती हैं। दोनों का ड्रॉप काफी आसपास है, बट यहां पे थोड़ी सी ज्यादा जल्दी की गई टीएसएम के द्वारा और हाइड्रा के द्वारा कि वो टीम एक्सपार्क से पहले वहां पे पहुंच गए। टीएसएम अपना एक प्लेयर खो चुकी थी, बात करें शैडो ओजी की, तो यहाँ पे वो खत्म हो चुके थे। बाकी के तीनों प्लेयर बचे थे। निंजा पहले से ही मौजूद थे, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने किसी को तो जरूर देखा था नीचे से आते हुए, इसलिए यहाँ पे वो घात लगा के बैठ गए और बाकी अपने दोनों प्लेयर को उन्होंने कॉल दिया कि आप आएं और इस फाइट को अंजाम तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पे टीएसएम के जो प्लेयर्स थे वो आए भी, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से टीएसएम के दोनों प्लेयर निंजा को कवर फायर देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने देखा भी नहीं कि इस पूरे इलाके पे कोई और प्लेयर मौजूद है क्या, कोई और टीम है जो उस पूरे इलाके पे है, वो उन्होंने चेक नहीं किया। उसका फायदा पूरी तरीके से हाइड्रा के प्लेयर्स ने उठाया है। बट एक छोटी सी मिस्टेक जो डायनामाइट के द्वारा यहाँ पे की जरूर गई है, उस चीज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर जोरो को कॉल तो जरूर दिया कि ठीक है यहाँ पे एक बग्गी आई है जहां पे 2 प्लेयर उतरे होंगे या फिर हो सकता है कि 1 प्लेयर उतरे हों। बट गलती जो रही वो ये रही कि उन्होंने ये एंगल देखने से ज्यादा ये एंगल देखना ज्यादा सही समझा। इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हाइड्रा के लिए हुई जरूर, बट इतना भी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन नहीं था उनके लिए कि वो फाइट जीत नहीं पाते। बड़े आसानी से वो वाली फाइट ये जीते भी हैं। बट यहीं पे हम अगर डायनामाइट की बात करें, अगर वो पहले ही चेक करे होते वो एंगल, तो टीएसएम को ये ना पता चल पाता कि वहां पे कोई एक और स्क्वाड मौजूद है। टीएसएम अब ये भी सोच सकती थी कि यार जो नीचे से टीम आ रही है वही उनके जस्ट बगल में मौजूद है। एक बार के लिए आप वो सोच भी सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप मिनी मैप पे ध्यान डालेंगे तो निंजा यहाँ पे मौजूद है। बाकी के जो दोनों प्लेयर हैं वो भी निंजा को कवर फायर देने के लिए आ रहे हैं, जबकि उन्होंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक प्लेयर को वहां पे देखा और उन्होंने पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया कि हाँ वहां पे कोई प्लेयर है भी। बट थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने सोचा ठीक है, उस प्लेयर को हमने देखा था तो एक को हम वहां पे छोड़ सकते हैं, बाकी जो 2 प्लेयर हैं निंजा और उनके साथ कोई एक प्लेयर जो कवर फायर दें। पर वापस से वही सेम चीज हुआ, कॉल आई होगी कि पहले जो नीचे प्लेयर्स हैं उनको निपटा लेते हैं। वहां पे उन्होंने केवल एक सिंगल बंदे को देखा था, बाकी उन्होंने किसी को नहीं देखा। पर हाइड्रा की तारीफ करना यहाँ पे ज्यादा बनता है कि डायनामाइट उन्होंने प्लेयर को देखा, 2 प्लेयर को उन्होंने देखा, जांचा परखा, अपनी टीम को उन्होंने कॉल दिया और ऐसा रश करके वो लोग नहीं गए, पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। 3 प्लेयर बहुत ही आसानी से लेफ्ट साइड से गए। जोरो, उन्होंने पूरा ये इलाका अपने नाम करके रखा हुआ था, वो बस इधर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे इन केस अगर उस साइड से कोई रोटेट करने की कोशिश करता है। तो हाइड्रा की जो ये स्ट्रैटेजी थी वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी कि ठीक है, उन्होंने प्लेयर को देखा, ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले जाके फाइट लेते हैं उसके बाद वो वहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे, जी नहीं, वैसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। अभी भी निंजा पूरी तरीके से वेस्ट
टीम एक स्पार्क में वो पीछे देख भी नहीं रहे, बाकी टीएसएम के जो दोनों प्लेयर है वो भी नहीं देख रहे, बट ज्यादा जब फुटस्टेप्स उनको सुनाई दिए, ज्यादा जब उनको फुटस्टेप्स सुनाई दिए कि हाँ अब तो प्लेयर आपके पास आ चुके हैं, तब वो जो तो टीएसएम के प्लेयर्स थे वो पीछे जाना, फाइट करना उन्होंने ज्यादा सही समझा। तब तक तो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि चारों के चारों प्लेयर हाइड्रा के इतना ज्यादा क्लोज आ चुके थे। और सबसे बड़ी बात, कोई ओवर कमिट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। भले ही वहां पे हमने ट्रेड्स देखे हो, पर बहुत आसानी से यहाँ पे हाइड्रा ने टीएसएम को एलिमिनेट करा। उसका पूरा पूरा श्रेय जाएगा डायनामाइट को। जिस तरीके से उन्होंने हैंडल करा वो सिचुएशन, वो वहीं पे रुके रहे, बिल्कुल भी ओवर कमिट नहीं किया, पीक नहीं किया, जाने दिया बाकी दोनों प्लेयर को, अपने चारों प्लेयर का इंतजार किया, फिर हमला किया और बड़े आसानी से 3 फिनिशेस निकाले उस पूरे सैनहॉक में। विनर विनर चिकन डिनर वो निकाल के गए थे। अब बारी है उनकी जिन्होंने चौथे दिन पे 2 विनर विनर चिकन डिनर निकाला था। जी हाँ, हम बात करेंगे अब रेवेनेंट के गेम प्ले के ब्रेकडाउन की। रेवेनेंट को ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि पिछला जो इनका मैच था वो उतना बढ़िया नहीं गया था। हो सकता था कि ये टॉप 24 के बाहर भी हो सकते थे, बट जिस तरीके से उनको खेलना था ये मैच उसी तरीके से उन्होंने खेला है। प्लेसमेंट पॉइंट के लिए जाना उन्होंने ज्यादा सही समझा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप डॉग ने कैनरी को डाउन किया था और बहुत ज्यादा टाइम से जो फाइट थी रेवेनेंट वर्सेस आर ई स्पोर्ट्स की वो चल रही थी। थोड़ा सा ऊपर वो जो हाई रिज है वहां पे फाइट चल रही थी, सर्कल नीचे आया, आर ई स्पोर्ट्स नीचे आई। और अभी भी आप देखेंगे कि किस तरीके से रेवेनेंट के प्लेयर 2-2 स्प्लिट का जो गेम है वो खेल रहे हैं, पूरी तरीके से प्लेसमेंट पे फोकस्ड हैं, क्योंकि अगर प्लेसमेंट भी निकाल गए तो बड़े आसानी से वो टॉप 24 के अंदर पहुंच सकते थे। बट अब एक और चीज यहां पे आती है कि आप रश करना चाहोगे ऐसी टीम पे जिनके केवल 2 प्लेयर बचे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि आपने ही उनके प्लेयर्स को यहां पे डाउन किया। बट हो सकता है कि अगर 2 प्लेयर गए और कोई कवर फायर मौजूद नहीं रहा, हो सकता है वो दोनों प्लेयर दोनों रेवेनेंट के प्लेयर को खत्म कर दें। इसलिए आप देखेंगे कि रेवेनेंट ने अपने एक प्लेयर को जो इनकोर के साथ थे उन्होंने रेवेनेंट के बाकी 2 प्लेयर के पास ट्रांसफर किया ताकि वो एक सिंगल प्लेयर वहां पे रुके और बाकी जो दोनों प्लेयर थे वो बड़े आसानी से आगे बढ़े और आर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को डैमेज दिया जाए और नॉक किया जाए, फिनिश किया जाए। और वो चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि किस तरीके से रेवेनेंट के बाकी जो 2 प्लेयर थे उन्होंने आगे रश किया। तीसरा प्लेयर पैराडॉक्स वहां पे मौजूद रह के वो कवर फायर देने का काम कर रहे हैं और एक्चुअली में ये चीज काम भी करी। जब आपको पता है कि आपने एक प्लेयर को वहां पे डाउन किया है, दूसरा प्लेयर पहले से फिनिश हो चुका था, ये इलाका अगर रेवेनेंट अपने नाम कर लेती है तो बहुत आसान होगा विनर विनर चिकन डिनर निकालने को। और वही सेम चीज हमें देखने को मिला। पैराडॉक्स का बेहतरीन कवर फायर, इनकोर वो पूरा ब्रिज नहीं, पूरा जो रोड वाला सेक्शन है उसको उन्होंने कवर करके रखा हुआ है। और अब ज्यादा कुछ खास रेवेनेंट को करने के लिए बचा नहीं है क्योंकि इनकोर उनको पता है कि गॉडलाइक की स्क्वाड यहां पे है, स्मोक है, प्लेयर्स हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनकोर ने ही वहां पे क्लच गॉड को एलिमिनेट किया था और गॉडलाइक की पूरी स्क्वाड को उन्होंने एलिमिनेट किया। स्काईलाइट एक शैक है वो वहीं पे हो सकते हैं, बट सोमराज का पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। बट सोमराज भी कुछ नहीं कर सकते थे, अगर एक शॉट देते सबसे पहले वही स्पॉट किए जाते, इसीलिए उन्होंने ज्यादा हल्ला मचाने की कोशिश भी नहीं की। बट रेवेनेंट इस मैच में कोऑर्डिनेशन एंड बाकी सारी चीजें उनकी हमें टू द पॉइंट देखने को मिली है। अभी आप देख सकते हैं ये वाली सिचुएशन, पैराडॉक्स बीच में, टॉप डॉग अलग, 4 प्लेयर 4 अलग अलग डायरेक्शन में। बट रेवेनेंट ने एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा खूबसूरती से की है, वो ये है टॉप डॉग को रिवाइव करना। 4v4 की फाइट थी, नो डाउट रेवेनेंट को पता है कि अब सामने केवल एक ही टीम है जिनके चारों प्लेयर मौजूद हैं। किस तरीके से ये पूरी फाइट थामी गई रेवेनेंट के द्वारा, उनका एक प्लेयर डाउन है, नो डाउट उन्हें ये पता है कि शैक के अंदर प्लेयर मौजूद हैं, बट ये नहीं पता कि चारों के चारों मौजूद है। ये फाइट इतनी आसानी से रोक दी गई रेवेनेंट के द्वारा जब तक वहां पे टॉप डॉग को रिवाइव नहीं किया गया। तब तक इनकोर पूरा लेफ्ट हैंड संभाल रहे हैं, कोया की बात करी जाए वो पूरा राइट हैंड संभाल रहे हैं। तो दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोऑर्डिनेटेड जो गेम प्ले था वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। प्लस वो अपने प्लेयर टॉप डॉग को उन्होंने रिवाइव भी किया और इस मैच को जीता और अपने आप को टॉप 24 क्या और भी ज्यादा ऊपर तक लेके गए। अब बात करेंगे अपने आखिरी टीम की जो कि होने वाली है गॉडलाइक की स्क्वाड, जिनका हमने धमाकेदार प्रदर्शन आखिरी दिन पे देखा और देखा किस तरीके से उन्होंने 21 टोटल फिनिशेस एक सिंगल मैच में निकाल के गए। अब उस टीम के ब्रेकडाउन की बात करते हैं जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है और हर जगह हो रही है। गॉडलाइक का जो डोमिनेशन है वो हमें देखने को मिला है, कहां से कहां तक वो पहुंच गए। इस फाइट में कुछ खास वैसे ब्रेकडाउन करने को है नहीं, बस 2 यहाँ पे कॉल आउट्स हैं जिसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि आने वाले समय में अगर कोई टीम है जो इससे ऐसे सिचुएशन में फंसे तो वो क्या कॉल आउट दे सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे गॉडलाइक के पोजीशनिंग की बात करेंगे, परफेक्ट,
कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। बट एजे अकेले वो यहाँ पे फंस चुके हैं। बाकी के जी के आप प्लेयर्स को देखोगे तो इस वाले जो साइड्स हैं यहाँ पे आपको वो सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे। एज सच यहाँ पे और कोई ज्यादा पोजीशनिंग नहीं है दोनों टीम के पास। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से एजे ऊपर मौजूद थे, ज़िगॉट डाउन थे, उनको वहां पे रिवाइव किया जाएगा। बट वहीं दूसरे साइड पे अगर बात करी जाए जोकर, ये वाले जो कॉल है उस चीज की मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जोकर वहां से आ जरूर रहे हैं। एजे को स्पॉट किया गया नियो के द्वारा, नियो ने स्पॉट वापस से किया है जोकर को। अब आप ये देखें कि एक बार के लिए हम ये भी सोच सकते थे कि क्लच गॉड एंड नियो दोनों एक साथ जंप करके पहले जो नीचे से प्लेयर आ रहे थे उनको फिनिश किया जाता, या नियो खुद भी कूद सकते थे, या नियो खुद भी वहां पे कॉल दे सकते थे। हाइरेज एडवांटेज तो उनके पास था ही, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों प्लेयर एजे पे लगे रहे और जॉनथन जिन्होंने जी गॉड को वहां पे रिवाइव किया है वो गए हैं जोकर से फाइट लेने। वहां पे वो ग्रेनेड कर रहे थे। जोकर को बिल्कुल अंदाजा इस चीज का मुझे नहीं लगता होने वाला था कि कोई और प्लेयर आएगा जो उनको डाउन करके चला जाएगा। सबसे पहला ये कॉल था जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। जॉनथन आए, अनएक्सपेक्टेड था पूरी तरीके से जोकर के लिए कि वहां से भी कोई आ सकता है, क्योंकि देखा तो उन्होंने दोनों ही प्लेयर को था। जॉनथन नो डाउट पैन एंड बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक कॉल थी जिसके बारे में हमने बात करी। दूसरी कॉल ये वाली थी कि नकुल ने मोस्ट प्रोबेबली ये चीज बोली जरूर होगी, ठीक है मैं जॉनथन पे चार्ज करता हूं जिन्होंने जस्ट अभी जोकर को फिनिश किया है, और जो एजे थे वो ऊपर से कवर फायर नकुल को प्रोवाइड कर सकते थे कि हाँ जॉनथन को कम से कम डाउन किया जाए और उसके बाद फाइट को थोड़ा सा और इवन बनाई जाए। और ये चीज एकदम परफेक्ट तरीके से मैं कह सकता हूं कि काम कर जरूर रहा था। अगर आप यहां देखोगे नकुल डाउन किए गए, वापस से एजे का कवर फायर आया, बट थोड़ा सा लेट हुए, जॉनथन को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। तो ये दो कॉल मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट थे इस पूरे फाइट में। और वैसे भी हमें भी पता है कि गॉडलाइक की जो स्क्वाड है वो कितना ज्यादा रश खेलते हैं, कितना ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और इस मैच में वही हुआ। बहुत ज्यादा उन्होंने डोमिनेट करा और 32वें स्थान पे वो थे और कहां से कहां पहुंच गए पहले चार्ट में हमें देखने को मिले। ओवरऑल ये पूरा गेम गॉडलाइक के लिए और खासकर आखिरी दिन पूरी तरीके से गॉडलाइक के लिए ही रहा। ये तो रही तीन टीम जिनको हमने देखा कि आखिरी दिन उनका कमबैक हमें देखने को मिला, और हमने ये भी देखा कि अगर आप सामने वाली टीम को रीड करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो बड़े आसानी से आप अपने आप को टॉप 24 के अंदर पहुंचा पाएंगे। ये तो बात रही वीक 1 की, बट जो हमारे दर्शक हैं वो हमारे जो वीक 2 है बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ओपन चैलेंज द ग्राइंड का, उसका बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जब टॉप 24 टीम्स भिड़ेंगे वीक 2 में। मैं विशाल के मेजी आप सभी से लूंगा इस वक्त यहीं पे विदा, मिलूंगा सीधा आप सभी से वीक 2 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।